नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। गर्व से कहो हम शूद्र हैं। यूपी की पॉलिटिक्स में खिंची इस नई लाइन ने जैसे हड़कंप मचा दिया है। अखिलेश यादव अपनी इस कोट अनकोट शूद्र पॉलिटिक्स को लगातार एग्रेसिवली फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं, लेकिन बीजेपी के बड़े नेता इस पर चुप हैं। बीजेपी ने अपने सबसे बड़े ओबीसी चेहरे केशव प्रसाद मौर्य को इस अखिलेश के इस दांव के खिलाफ उतारा है और सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य ही इसे लेकर माफ कीजिएगा बयान दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी जाहिर तौर पर अखिलेश यादव ने ये दांव, हम पिछले 4-5 दिनों से ये डिस्कस कर रहे हैं कि बीजेपी की हिंदुत्व की छतरी में छेद करने के लिए ये रामचरितमानस की एक चौपाई के बहाने अखिलेश यादव ये नया दांव निकाल कर लाए हैं। लेकिन क्या इससे सिर्फ बीजेपी की हिंदुत्व की छतरी में ही सुराख होगा? अगर होगा तो इस पूरी पॉलिटिक्स में मायावती कहां खड़ी हैं? क्योंकि जब ये शूद्र शब्द का इस्तेमाल अखिलेश यादव कर रहे हैं कि बीजेपी हमें शूद्र समझती है, तो इसमें ओबीसी और दलित दोनों आते हैं। ओबीसी और दलित अगर दोनों आते हैं तो बीजेपी के हिस्से के वोट के साथ साथ जाहिर तौर पर मायावती के बड़े हिस्से पर भी अखिलेश यादव की नज़र है, क्योंकि अति पिछड़े और दलित कोर वोट कहा जाता है मायावती का, लेकिन अति पिछड़े भी पिछले चुनावों में मायावती को बड़ी तादाद में वोट देते रहे हैं। तो ऐसी सूरत में मायावती को भी उसी की पिच पर जाकर, उन्हीं की पिच पर जाकर अखिलेश यादव ने घेरा है और मायावती तो लगभग चुप नजर आ रही है। मायावती ने 30 जनवरी को 3 दिन पहले एक ट्वीट किया था जब यह विवाद पूरी तरह से सुलगना शुरू हुआ था। तो मैं वो ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। संकीर्ण राजनीति और चुनावी स्वार्थ हेतु नए नए विवाद खड़े करके जातीय और धार्मिक द्वेष, उन्माद, उत्तेजना और नफरत फैलाना, बायकॉट कल्चर, धर्मांतरण को लेकर उग्रता आदि भाजपा की राजनीतिक पहचान सर्वविदित है, किंतु रामचरितमानस की आड़ में सपा का वही राजनीतिक रंग दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। रामचरितमानस के विरुद्ध सपा नेता की टिप्पणी पर उठे विवाद और फिर उसे लेकर भाजपा की प्रतिक्रियाओं के बावजूद सपा नेतृत्व की चुप्पी से स्पष्ट है कि इसमें दोनों पार्टियों की मिलीभगत है, ताकि आगामी चुनावों को जनता के ज्वलंत मुद्दों के बजाय हिंदू मुस्लिम उन्माद पर पोलराइज किया जा सके। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के हुए पिछले आम चुनाव में भी भाजपा सपा के षड्यंत्र के तहत मिलीभगत करके धार्मिक उन्माद के जरिए घोर सांप्रदायिक बनाकर एक दूसरे के पूरक के रूप में काम किया, जिससे भाजपा दोबारा से यहां सत्ता में आ गई। ऐसी घृणित राजनीति का शिकार होने से बचना जरूरी है। मायावती वो आरोप लगा रही हैं जो उनके ऊपर लगता है कि वो मायावती जो है वो बीजेपी की बी टीम की तरह पिछले कई चुनावों से बिहेव कर रही हैं और उसका फायदा बीजेपी को होता है, और इसीलिए अखिलेश यादव 2022 का विधानसभा चुनाव अच्छा लड़ने के बावजूद भी सत्ता के नज़दीक नहीं पहुंच पाए। अब इस नई राजनीति में मायावती कहां खड़ी हैं, वो क्या रुख लेंगी, आगे उनके क्या कदम होंगे? बीजेपी तो जो करेगी उस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मायावती आगे जाकर क्या करेंगी, अब इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान कबूल अहमद। कबूल आजतक.in के सीनियर कंटेंट एडिटर हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। लगातार उत्तर प्रदेश और देश की राजनीतिक खबरों पर हम कबूल की रिपोर्ट्स पढ़ते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय कुमार, CSSP के फेलो हैं, प्रोफेसर हैं। कुमार अभिषेक हमारे लखनऊ में हमारे एडिटर संपादक, और अमीश राय UPTak.in यानी हमारी वेबसाइट के जो संपादक हैं वो हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं कबूल से ये सवाल लेता हूँ। संजय जी से हम आंकड़ों के ज़रिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो OBC, EBC और SC का वोट अगर बढ़ता है तो किसके हिस्से कितना जाएगा, तो कितना नुकसान किसे होगा, आंकड़ों के ज़रिए हम संजय जी से पूछेंगे। पहले मैं इस पर एक लार्जर पॉलिटिकल कमेंट कबूल से लेता हूं कि कबूल, हम लगातार ये चर्चा कर रहे हैं कि अखिलेश वर्सेस बीजेपी इस शूद्र राजनीति, शूद्र शब्द के इर्द गिर्द हो रही राजनीति में, लेकिन मायावती कहां खड़ी हैं इस पूरी पॉलिटिक्स में? देखिए नीरज जी, दरअसल मायावती जो है इस खासतौर से 2022 के चुनाव के बाद वो काशीराम के कॉन्सेप्ट पे लौटी थी और वो उस दिशा में अभी कदम बढ़ाया ही था कि अखिलेश यादव ने उससे ज्यादा बड़ी लकीर खींच दी है। और खास तौर से वो लकीर जो की शुरुआत खींची गई है वो उसी बसपा और उसी काशीराम की राजनीति से निकले हुए नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने खींची और जिसको अखिलेश यादव ने आगे बढ़ाया।
और जब अखिलेश यादव इसको आगे बढ़ाते हैं तो मायावती को वो बेचैन कर देता है। यही वजह है क्योंकि ये ग्राउंड जो था वो मायावती का था। बसपा की जो राजनीति थी, काशीराम का जो पूरी सियासत खड़ी हुई थी, वो ज्योतिबा फूले, अंबेडकर और कबीर के राजनीति के उस पे उन्होंने अपनी सियासत को खड़ी की थी। अगर देखा जाए तो सामाजिक अगर व्यवस्था में हम देखते हैं तो सामाजिक व्यवस्था में जो दलितों का शोषण है, उनकी जो पूरी उनका स्रोत है, उसका जो स्रोत है वो मनु है। और मनु स्मृति से जो खासतौर से जो उसकी चतुर्थ वर्ण व्यवस्था है उससे निकलती है। और वो चतुर्थ व्यवस्था क्या है? वही शूद्र है। और जो शूद्र है आप देखेंगे तो उसी शूद्र से उसकी सियासत शुरू होती है, वो चाहे ज्योतिबा फूले की रही हो या अंबेडकर की रही हो या उत्तर प्रदेश में काशीराम से पहले रामस्वरूप वर्मा और ललाई यादव की जो सियासत रही है वो भी इसी तरीके की बहुजन की सियासत रही है, उसको लेके आगे बढ़े थे। लेकिन दरअसल ये राजनीतिक दल बसपा जब अपने मूल सिद्धांत से भटकी, खासतौर से तब भटकी जब काशीराम का निधन हो जाता है और बसपा की बागडोर मायावती के हाथ में आती है, तो वो अपने मूल कैडर से भटक जाती हैं। और जब भटकती हैं तो फिर वो धीरे धीरे राजनीतिक पतन की तरफ भी बढ़ती जाती हैं। और उत्तर प्रदेश में बसपा का सियासी आधार आज किस जगह पे खड़ा है वो साफ दिखता है। तो मायावती एक बार फिर से लौट रही थी, लेकिन जो मायावती की और काशीराम की प्रयोगशाला से निकले हुए नेता आज अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं, वही अखिलेश यादव ने उसी एजेंडे को, जिसको एजेंडे को काशीराम ने लेके उत्तर प्रदेश की सियासत में अपनी जमीन स्थापित की और बहुजन राजनीतिक चेतना का जो अलख जगाया था, जिसके सहारे मायावती उत्तर प्रदेश की सियासत में 4 बार मुख्यमंत्री बनी और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में पहली दलित मुख्यमंत्री मायावती बनी और पूर्ण बहुमत के साथ बनी। तो ये एक बड़ी चीज रही है। तो मुझे लगता है कि अब उसी दिशा में समाजवादी पार्टी, क्योंकि तमाम प्रयोग करके देख चुकी थी, तो समाजवादी पार्टी अब उस दिशा में बढ़ रही है और उस दिशा में बढ़ रही है कि हम उसी कॉन्सेप्ट पे लौटें जिस कॉन्सेप्ट पे 85-15 का जो काशीराम का फार्मूला था उस पे। और यही चीज जो है मायावती को, क्योंकि मायावती लगातार जो है वो जमीनी सियासत से दूर खड़ी हैं और अब तो मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने स्टैंड लिया, वो बेचैनी जो उनकी दिखी वो उनके इस वही दिख रही है कि वो उनके जो ग्राउंड था उस पे अखिलेश यादव ने दखल देना शुरू कर दिया है। और आप देखेंगे थोड़ा सा हम आगे और अभी चर्चा करेंगे, जो पूरी जो है अंबेडकर की सियासत रही हो या उत्तर प्रदेश में जो दलित सियासत रही है, अगर देखा जाए तो वो दलित सियासत में बसपा जो है खासतौर से, सॉरी माफ करेंगे, समाजवादी पार्टी जो है पहली बार जो है एग्रेसिव बहुजन की सियासत कर रही है। अभी तक जो समाजवादी पार्टी जो सियासत रही है वो ओबीसी की सियासत और माइनॉरिटी की सियासत करती रही है, लेकिन अब पहली बार ओपनली खुद के समाजवादी पार्टी जो है बहुजन की सियासत कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं मायावती को डंग करने की सियासत है। मायावती का जो आधार अभी बचा कुचा है उसको भी अखिलेश यादव की समेटने की कोशिश है। जो अखिलेश यादव 2022 के चुनाव में अपना ग्राफ बढ़ा के उत्तर प्रदेश में 30% से ऊपर ले गए हैं, अब उन्हें लगता है भारतीय जनता पार्टी के सामने हमें मुकाबला करने के लिए जो बसपा के पास जो कुछ बचा कुचा सियासी आधार है उसको समेटना है और भारतीय जनता पार्टी में जो हिंदुत्व की छतरी के नीचे अति पिछड़े और जो गए हैं उनको वापस लाना है। उसी स्ट्रेटजी तक अखिलेश यादव बढ़ रहे हैं ताकि वो 2024 में भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला कर सकें, क्योंकि शूद्र की जो पॉलिटिक्स है उसमें दरअसल खाली जो फॉरवर्ड क्लास है, ठाकुर ब्राह्मण वैश्य को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो हिंदू समुदाय की जातियां हैं अलग अलग बटी हुई हैं, उनको एक छत्र के नीचे लाने की स्ट्रेटजी है। इसीलिए अखिलेश यादव बहुत एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी अब इस मोर्चे पे अपने ही ग्राउंड पे वो भारतीय जनता पार्टी और तमाम राजनीतिक दल लाना चाहती है। और मायावती को ये खामोश, मायावती का जो इस राजनीति में इस पे स्टैंड, इसीलिए मायावती बेचैन है। अब मायावती को लग रहा है कि उनका ग्राउंड जो बचा कुचा है वो भी समाजवादी पार्टी हड़पना चाहे। जी कबूल भाई, आपकी बात पर मैं संजय सर से सवाल लूंगा। उससे पहले चूंकि हम लोग कई सारे प्लेटफॉर्म पर लाइव हैं, जैसे यूट्यूब पर हम अपने दर्शकों से मुखातिब हैं लाइव अभी इस चर्चा के साथ। यूट्यूब पर हमने एक पोल पूछा अपने दर्शकों के लिए कि क्या दलित समुदाय अभी देगा मायावती का साथ। इसका जवाब यस और नो दो ही ऑप्शन है, उनको देना है। तो हम दर्शकों से अपील करेंगे कि भारी संख्या में इसमें पोल में हिस्सा लें, जवाब दें। जब हम इस कार्यक्रम को कंक्लूड करेंगे तो हम इस पोल का नतीजा बताएंगे
और दर्शक हमसे कमेंट करके सवाल भी पूछे ताकि हम अपने एक्सपर्ट से उन सवालों का जवाब ले सके। संजय सर, अभी की जो वर्तमान राजनीति चल रही है उत्तर प्रदेश में, कैसे अखिलेश यादव ने उसे जो एक तरह से हिंदुत्व की राजनीति चल रही थी भाजपा की, उसको कोशिश की है कि रामचरितमानस के एक चौपाई के वजह से उपजे विवाद, स्वामी प्रसाद मौर्य के कमेंट के बाद उससे उपजे विवाद पर वो कैसे जाति की राजनीति पर आ गई है। अखिलेश यादव खुल के कह रहे हैं कि बीजेपी वाले हमें शूद्र कह रहे हैं। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ सदन में इसको, विधानसभा में इसको एक्सप्लेन करे कि इस चौपाई का क्या मतलब है और क्या वो इस चौपाई से सहमत है या नहीं। तमाम प्रोसेसन निकल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, अलग अलग जिलों में, प्रतापगढ़ में, लखनऊ में, जिसमें अनुसूचित जाति। अमीश, मुझे लगता है कि संजय जी का कैमरा काम नहीं कर रहा है। वो, अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो उनके कैमरे को तो हाँ, देखिएगा। मुझे लगता है आपको जी, फिलहाल कुमार से लेना पड़ेगा सवाल। संजय सर, आप एक बार रिकनेक्ट होइएगा, मैं ये सवाल तब तक कुमार अभिषेक जी से लेता हूँ। कुमार सर, अपने अभी तक ये जिस तरीके से अखिलेश यादव इस राजनीति को कर रहे हैं और मायावती इस राजनीति में साइलेंट नजर आ रही हैं, ऐसी स्थिति में अगर अखिलेश यादव इस पूरे उत्तर प्रदेश के सियासत को जाति पर लेकर उतर जाते हैं, जैसा कुबूल भाई कह रहे थे कि कांसीराम की जो परंपरा उन्होंने राजनीतिक परंपरा स्थापित की कि 85 बनाम 15 की लड़ाई, अगर अखिलेश यादव इस 85 बनाम 15 का मैसेज सोसाइटी में दे रहे हैं और लगातार उससे जुड़ रहे हैं वोटर्स से और मतदाताओं से, तो क्या ये मायावती के लिए 2024 में ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है? अभिषेक, देखिए अमीश, मेरा मानना है कि ये बात जरूर है कि समाजवादी पार्टी अब उस स्तर की सियासत कर रही है कि उसे हर हाल में जो ओबीसी वोट है, जो अति पिछड़े वोट है, जो दलितों का एक बड़ा वोट बैंक है जो कि बीजेपी को चला जा रहा है, उस वोट बैंक से उन्हें वोट लेने हैं। और इस वजह से इन्होंने ये जो जिसे कहते हैं नया फॉर्मूला या जिसे कह सकते हैं नए समीकरण के लिए इन्होंने ये मुद्दा छेड़ा है। सिर्फ यही नहीं, बिहार से इसकी शुरुआत हुई है और उत्तर प्रदेश तक ये रामचरितमानस की ये गाथा यहाँ तक पहुंची हुई है। लेकिन मायावती अगर चुप है तो इसका मतलब ये हो जाए कि सारे वोट अखिलेश यादव इस नाम पर लेकर चले जाएंगे, इसमें मुझे संदेह है। मुझे लगता नहीं कि इस तरीके से इतना आसान है इसको ले जाना। आंकड़ों के जरिए जो सीएसडीएस का आंकड़ा कहता है उसके मुताबिक निश्चित तौर पर ओबीसी का एक बड़ा धड़ा इसने अखिलेश यादव को इस बार साथ दिया था। लेकिन क्या शूद्र पॉलिटिक्स इतनी प्रबल है? क्या लोगों में जो जातीय चेतना को लेकर अब बात हो रही है वो इतनी प्रबल है, या क्या कोई एक नई चीज है जिससे कि एकदम से उस समाज में क्रांति आ जाएगी और ये पूरे के पूरे लोग रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर के इतने दीवाने हो जाएंगे कि वो बीजेपी और बसपा का साथ छोड़ करके सीधे समाजवादी पार्टी से जुड़ जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। देखिए, बसपा के मिशन में ये बातें कही गई। अगर आप भारतीय साहित्य को देखें तो उस साहित्य में भी ये बातें कई बार कही गई हैं और इस पर चर्चा होती रही है, विमर्श होता रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है और ना ही ऐसी बात है कि रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर जो सवाल उठाए गए कोई स्वामी प्रसाद मौर्य पहली बार उठा रहे हैं या फिर चंद्रशेखर यादव ने पहली बार कहा है। ठीक है, पॉलिटिकल एरेना में पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं ने पहली बात कही है, लेकिन ये लोगों के माइंडसेट में पहले से है। और अगर कहीं किसी धर्म ग्रंथ में कुछ कथित तौर पर गलत लिखा हुआ है तो लोग इसको जानते भी हैं। तो इस मुद्दे पर आप एक सेंसेशन तो पैदा कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए वो सेंसेशन पैदा हो जाता है, लेकिन इस कितना लॉन्ग लास्टिंग होगा? क्या ये सचमुच आगे के 1.5 साल तक ये खींच करके जाएगा, 1.25 साल तक, और उस वक्त भी ये माहौल और प्रबल हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और लोग इस पर आकर के पूरे सो कॉल्ड शूद्र जिसे हम कह सकते हैं कि तमाम जो पिछड़े और दलित है एक साथ हो जाएंगे और मायावती से वोट निकल करके आ जाएगा, बीजेपी से वोट? मुझे इसकी संभावना इसकी कम लगती है। लेकिन ये मुझे लगता है एक बड़ी ही एक ऐसी कोशिश है जो कि समाजवादी पार्टी को लगता है कि यही वो दायरा, यही वो इलाका बचता है जहां पर कि वो काम कर सकते हैं। मायावती के आप ट्वीट्स को देख लें तो मायावती ने जो ट्वीट किया है अमीश, उस ट्वीट में मायावती पोलराइजेशन की बात कह रही है, हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन की बात उन्होंने समाजवादी पार्टी को लेकर के कही है, कास्ट पोलराइजेशन की बात कही है।
की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पर यह कोशिश है, लेकिन जो जिसका कोर वोटर है, जिसने जिसको पकड़ लिया है, वो उसके साथ बैठा है। मुझे उसमें बहुत ज्यादा टूट फूट नहीं दिखाई देती। और दूसरी बात, अगर संजय इतिहास सर, कुमार अशोक जी 1 मिनट रुकिएगा। संजय सर, आप एक जगह से डिस्कनेक्ट हो जाइए, आप 2 जगह से आ गए हैं, एक जगह से। जी जी कुमार जी। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से मायावती ने ट्वीट किया है वो, और वो एक तरीके से उनकी चुप्पी भी है। उन्होंने रामचरितमानस विवाद पर कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना ही कहा है कि इस विवाद को सपा और बसपा आपसी फायदे के लिए भुना रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि जितने दल हैं उनके अपने वोट बैंक लगभग निश्चित हैं। सपा के भी वोट बैंक तय है, बीजेपी का भी वोट बैंक तय है, बसपा का भी वोट बैंक तय है। वो वोट बैंक जो फ्लोटिंग है, जो पिछले कुछ समय से बीजेपी के साथ जुड़ा है, पूरी लड़ाई उस पर है। लेकिन क्या हिंदुत्व को लेकर के, हिंदुत्व के खिलाफ अगर कही जाए तो जातियों की जिस कॉम्बिनेशन की बात की जा रही है वो सफल होगा? मुझे उसमें मुझे वो बहुत ज्यादा उसमें सफल होती है। देखिए, जब मैं आज सपा के लोगों से मैंने बात की तो बहुत सारे लोग अब इस पक्ष के हैं कि बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। अब किसी के पर्सनल एजेंडे को आगे नहीं किया जाए। पार्टी का एक अपना रुख होता है, एक होता है, उसके बाद उसको शांत होना चाहिए। तो पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन क्या पार्टी इस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ रही है? आप देखिए, समाजवादी पार्टी एज अ पार्टी इसको आगे लेकर के नहीं जा रही। रामचरितमानस वाले मुद्दे को लेकर, शूद्र के मुद्दे को, घर से कहो हम शूद्र हैं, अखिलेश यादव शूद्र की बात कर रहे हैं, वो एक नैरेटिव आगे लेकर के चल रहे हैं, लेकिन वो कितनी दूर तक जाएगा मैं नहीं कह सकता। मगर मुझे उसमें भी वो ऐसा नहीं दिख रहा कि ये सस्टेन कर पाएंगे आगे 1-1.25 साल तक, और इस पर एक बहुत बड़ा जनमानस तैयार कर पाएंगे। मायावती का जो वोट बैंक है वो फिक्स है, अभी उनका साथ जुड़ा हुआ है। वो वोट बैंक अखिलेश यादव के पास जाता हुआ मुझे ऐसा नहीं दिख रहा। अब एकदम से अखिलेश यादव इसी मुद्दे को लेकर के 1.25 साल तक चलते रहे, इसी मुद्दे पर आंदोलन करते रहे, इसी छोटे छोटे मुद्दे को उठाते रहे, बिल्कुल अपने को उसमें झोंक दें, तब की स्थिति में नहीं जानता। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये धीरे धीरे ये मुद्दा शांत होगा, और सपा सोच रही है कि उसका इसको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो मुझे अभी फिलहाल तो उसका फायदा दिख रहा है, लेकिन अभी चुनाव नहीं है, और जब चुनाव आएंगे तब ये मुद्दा प्रबल होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जी डॉक्टर संजय सर, आपने अभी तक की चर्चा सुनी, और हमारा जो चर्चा का कोर बिंदु है वो रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के कमेंट के बाद जिस तरह से अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की सियासत में एक तगड़ा हस्तक्षेप किया है शूद्र पॉलिटिक्स के जरिए, जिसमें वो उत्तर प्रदेश में जो हिंदुत्व की राजनीति चल रही है, बीजेपी जिसमें लीड कर रही है, उसको उसकी काट एक तरीके से अखिलेश यादव खोज रहे हैं, क्योंकि वो लगातार हमलावर हैं। वो कह रहे हैं कि हमें बीजेपी वाले शूद्र कहते हैं, योगी आदित्यनाथ उस चौपाई की व्याख्या विधानसभा में आकर करें और हमें बताएं कि शूद्र का क्या मतलब है, लोग मंदिर में नहीं घुसने दे रहे हैं। वही सारी बातें जो 90 में जब मंडल बनाम कमंडल का मामला चला था और जिस तरह की चर्चा कांसीराम की राजनीति से उपजी थी, वही चर्चा आज अखिलेश यादव कर रहे हैं। 85 बनाम 15 जो कबूल भाई कर थे, उसकी बातचीत आज उत्तर प्रदेश में फिर से शुरू हो गई है। ऐसी स्थिति में मायावती की राजनीति सर किस ओर जाते हुए देख रहे हैं? क्योंकि मायावती इन सारे मामलों में सक्रिय नहीं है। मायावती जब इस तरह का विवाद उपज रहा है तो उन्होंने एक ट्वीट किया केवल, और उस ट्वीट में भी बड़ा एक ना सेफर साइड वाली लाइन ली और कहा कि भाजपा और सपा तो धार्मिक वैमनस्य भड़काने वाले मामले पर राजनीति करते हैं, उन्हें इससे बचना चाहिए। मतलब ये नैतिक शिक्षा वाले जो पाठशाला मायावती ने ट्विटर पर चला रखी है, उससे क्या वो अपने कोर वोटर को खिसकने से बचा पाएंगी? क्योंकि मुझे याद है कि जब 2022 का चुनाव खत्म हुआ था तो सीएसएसपी के तरफ से आपने एक आर्टिकल भी लिखा था उसकी फाइंडिंग्स के आधार पर, और उसका डेटा भी कहीं ना कहीं इस बात का इशारा जरूर कर रहा है कि भले मेजर चंक जो मायावती का वोट टूटा वो बीजेपी ले गई, जो जाटो वोट अगर खास करके बात करें 40% बीजेपी को गया, लेकिन 22 से 23% वो वोट सपा को भी गया, जो कि 2017 के विधानसभा चुनाव में मात्र 3% गया था। तो ये तो इशारा है ना कि अखिलेश यादव को लीड मिल गई है। वो लीड है जाति की राजनीति की और उस पर वो हमलावर है। ऐसे में आप मायावती की राजनीति कहां जाते देख रहे हैं? देखिए अमीश जी, एक साथ बहुत सारे प्रश्न भी हैं और इनका उत्तर मैं 2-3 तरीके से देना चाहूंगा जी। सबसे पहले तो चूंकि डेटा की बात है और हम लोगों ने सीएसएसपी ने 2022 का चुनाव जो विधानसभा का हुआ था, अगर उसको आधार बनाया जाए तो एक बड़े मजे का मतलब डेटा मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि भाजपा गठबंधन
और सपा गठबंधन के बीच में जो वोट डिफरेंस था वह 9.23%। जी। एक तो यह डेटा। दूसरा डेटा जो है वह बसपा का 2017 में जो वोट बैंक था वह 22.23% और इस बार 12.88%, लगभग 9.5% के आसपास का यह डिफरेंस है। अब आप यह समझिए कि सारा खेल जो है जीत और हार का वह इसी 9.5% में हो गया। एक तीसरा डेटा मैं देता हूं। सीएसएसपी ने एक सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी के आधार पर आपने अपना मन कितने % लोगों ने मोदी के आधार पर चुनाव में हिस्सा लिया, वह भी लगभग 9.5% है। ये 9.5% का जो खेल है, लगभग 9 से 10% के अंदर का ये जो खेल है, मुझे लग रहा है कि इस पे तमाम पार्टियों ने इस पे विचार किया है, इसको देखा है और समझा है, और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को या समाजवादी पार्टी को ऐसा लग रहा है कि यह 9 से 10% वोट अगर हमारी तरफ आ जाते हैं तो सत्ता में आ जाएंगे। और बिल्कुल भी गलत नहीं है ऐसा सोचना। अगर इसमें से आधे लोग भी समाजवादी पार्टी को दे देते तो हो सकता है कि तस्वीर आपको दूसरी नजर आ जाती। उसके पीछे रीजन मैं एक बताऊं कि समाजवादी पार्टी का स्ट्राइक रेट भाजपा के मुकाबले बेहतर है, क्योंकि दोनों पार्टियों के बीच में 6.25% का वोट डिफरेंस है। भाजपा स्वयं और समाजवादी पार्टी स्वयं, गठबंधन के आधार पर यह 3-3.25% का डिफरेंस और ये बढ़ जाता है। कहने का मतलब यह है कि यह अंतर बहुत ही कम है और अखिलेश यादव पूरी तरीके से इस पे नजर अपनी गड़ाए हुए हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि यह इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है और इस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जनता के वोट कहां से हम उनको खींच कर लेके आए, यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो ऐसे स्थिति में क्या सही है। ऐसी स्थिति में एक दो चीजें मैं और आपको कहना चाहूंगा, वो ये कि आप यह देखेंगे कि अब जो भारत की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसमें दो सिद्धांत या दो डायमेंशन। संजय सर, आपका ना आपकी स्क्रीन फिर से वो मैं मोबाइल नहीं हो रही। आप जुड़ जाइए, फिर आपकी बात पूरी कीजिएगा, तब तक मैं कबूल भाई से सवाल लेता हूँ। ठीक है। हालांकि फिर ठीक हो गई जब आप बंद करने जा रहे हैं तो। जी हाँ, इसमें दो बातें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। एक तो दो मॉडल है, मैरिज मॉडल ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और दूसरा है शेयर मार्केट मॉडल ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है और इन दर्शकों को भी मैं बताना चाहता हूं। और मुझे लगता है कि भारत की जो जनता है वो इस बात को समझती है। और लोकतंत्र में कि कोई यह पार्टी समझे कि हमने जनता को अपने बिल्कुल मुट्ठी में कर लिया है, तो ऐसा सोचना नासमझी होगी। कोई भी दल इस चीज को इस तरीके से न समझे। संजय सर आप मोबाइल से जुड़ जाइए, क्योंकि ये लैपटॉप की स्क्रीन में कुछ इशू है। और तब तक मैं कबूल भाई से सवाल लेता हूं। कबूल भाई, जैसा इसेंस तो हम लोग समझ गए संजय सर के कमेंट का कि क्या इसेंस है। स्टडी बिल्कुल इशारा कर रही है कि अखिलेश यादव सही दिशा में बढ़ रहा है, और लगता है कि ये बात अखिलेश यादव को पता चल चुकी है, क्योंकि जो राजनेता 2022 के चुनाव से पहले फरसा उठा रहा था, प्रतिमाओं का लोकार्पण कर रहा था और प्रतिमा बनाने का, सबसे ऊंची प्रतिमा बनाने का दावा कर रहा था, वो राजनेता महज 1 साल के भीतर में जाति आधारित कुछ जो चौपाई है, जिन पर कुछ जातियों का आपत्ति हो सकती है, रामचरितमानस में कुछ ऐसी चौपाइयां हैं, उसको लेकर सियासत कर रहा है और बोल्डली एक स्टैंड ऐसा ले रहा है जिससे जो सो कॉल्ड उत्तर प्रदेश का सवर्ण मतदाता वर्ग है। संजय सर, अगर आप आ गए हो तो अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद। मैं आ गया हूँ जी, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ऐसी परिस्थिति में यह जो 9 से 10% का ये जो मतदाता है, इस पे नजर है अखिलेश यादव की। मायावती जी के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि वह अपने वोटर को जोड़ नहीं पा रही है, अपने पास बनाए नहीं रख पा रही है और लगातार उनका वोट प्रतिशत कम हो रहा है। और आप देखेंगे
कि 2007 के बाद लगातार इनके वोट प्रतिशत में कमी हो रही है और अब ये लगभग 13.25% के आसपास है। ऐसी स्थिति में जो बसपा की राजनीति और मायावती की राजनीति, इस पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। और न सिर्फ बसपा के ऊपर, बल्कि मैं ये कहूंगा कि जो दलित मतदाता है उसके सामने यह प्रश्न खड़ा है कि वह क्या करे, वह किधर जाए। अब उसके सामने सिर्फ दो ऑप्शन है, भाजपा के साथ, दूसरा समाजवादी पार्टी के साथ, और एक तीसरा ऑप्शन कांग्रेस के तौर पर। लोकसभा चुनाव में देखिए हम कांग्रेस को खारिज नहीं कर सकते। हालांकि ये अलग बात है कि कांग्रेस को इस बार वोट 3.25% के आसपास या 2.5% के आसपास ही आया विधानसभा चुनाव में, परंतु राहुल गांधी की यात्रा के पश्चात कांग्रेस का ग्राफ थोड़ा सा बढ़ता हुआ मुझे लग रहा है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इसका कितना फायदा मिलेगा अभी कहना बड़ा ही मुश्किल है, परंतु लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पर मानिए पूरे देश भर में भाजपा के जो लड़ाई होगी वो कांग्रेस के साथ ही होगी। उत्तर प्रदेश में जरूर स्थिति थोड़ी भिन्न है। तो ऐसी परिस्थिति में जब आप देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव ने रामचरितमानस के या स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो यह मुद्दा उठाया है, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की इस पर सहमति है, और जिस प्रकार से उनका कद बढ़ाया गया, राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं, तो उनकी सहमति है, पार्टी की भी सहमति है। लेकिन एक मुद्दा उन्होंने उठाया है, और आप अभिषेक जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि इस मुद्दे के साथ बहुत लंबे दूर तक नहीं जा सकते हैं। और मुझे लगता है कि यह मुद्दा समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होने जा रहा, क्योंकि यह मुद्दा जो धर्म का मुद्दा है और हिंदू का जो यह मुद्दा है वो पूरी तरीके से भाजपा और भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है, और जनता और मतदाता इस बात को समझता है कि इस आधार पर वह अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के साथ बहुत दूर तक नहीं जा सकती है, और जनता इस बात को समझ रही है। परंतु यह जो शूद्र वाली जो बात है उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस मुद्दे के आधार पर, या दूसरी चीज जाति जनगणना, यह जो मुद्दा है इसके आधार पर अखिलेश यादव अपने आगे की रणनीति को बनाएंगे। और बिहार में जाति जनगणना इसमें चल भी रहा है। उत्तर प्रदेश में शहरी निकाय चुनाव जो है वह जाति ओबीसी के आरक्षण को लेकर ये रुका पड़ा है, उसको लेकर एक डेडिकेटेड कमेटी बनाई भी गई है। सरकार इस पर कैसे किस तरीके से लेकर आती है, मुझे लगता है आने वाले समय में यह जाति का जो मुद्दा है वो सबसे प्रमुख मुद्दा बनने जा रहा, और इसके पीछे धर्म को आधार बनाकर जिस प्रकार से दलितों और ओबीसी को जोड़ने की कवायद की गई, मुझे यह रणनीति बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही है। जी कबूल भाई, जैसा संजय सर बोल रहे थे कि अखिलेश यादव का ये शूद्र, मैं शूद्र हूं गर्व से कहो शूद्र हूं वाली जो राजनीति की लाइन है, ये लाइन लंबे दूर तक नहीं जाएगी, जो कुमार अभिषेक और संजय जी दोनों लोग का ऑब्जर्वेशन है। लेकिन इस लाइन के साथ जैसे जातिगत जनगणना वाली चीजें जुड़ रही हैं, जैसे ओबीसी आरक्षण का मुद्दा जुड़ रहा है, अखिलेश यादव इसमें दलित आरक्षण का मुद्दा भी लेकर आ रहे हैं, और गाहे बेगाहे वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस प्रकार का निजीकरण चल रहा है वो दलितों का आरक्षण छीना जा रहा है, ओबीसी का आरक्षण छीनने की कवायद है। वो यूनिवर्सिटीज में भर्तियों की बात कर रहे हैं, कुलपति लेवल पर जो घोटाले हुए हैं उत्तर प्रदेश में उनकी बात कर रहे हैं। तो एक तरह से अखिलेश यादव इन मुद्दों को तो उठाने के साथ साथ एक शुद्ध राजनीति का भी एक बड़ा आवरण पहनाने की कोशिश कर रहा है। तो जैसा आंकड़ा संजय जी ने बताया, एक रोचक आंकड़ा कि 9% में खेल हुआ उत्तर प्रदेश में, तो आपको क्या लगता है कि उस 9% के गैप को पाटने में अखिलेश यादव अब सही दिशा में बढ़ रहे हैं? देखिए, एक चीज है कि जो संजय जी या कुमार अभिषेक जी ने कहा है कि क्योंकि इस मुद्दे को लेके बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे, तो उसके पीछे थोड़ा सा एक आधार है। वजह यह है कि जब खास तौर से जो ये बहुजन की पॉलिटिक्स शुरू हुई, बहुजन की पॉलिटिक्स जो शुरू हुई कोई ऐसा नहीं कि काशीराम के दौर में ही शुरू हुई। दरअसल ये शुरू होती है फूले से लेके अंबेडकर तक, लेकिन जब खासतौर से 60 से और 70 के दशक आते आते आजादी के बाद जो खासतौर से ओबीसी की कुछ जातियां थीं जिनके अंदर एक राजनीतिक चेतना जागी, जिसमें खासतौर से 3 जातियां थीं, यादव, कुर्मी, कोयरी। ये 3 जातियां थीं, ये उत्तर प्रदेश में भी बिहार के संदर्भ में दोनों जगह दिखती हैं। इन लोगों ने खासतौर से जो दलित नेतृत्व था उसको स्वीकार नहीं किया और एक अपनी तरह से किया। यही वजह है कि इसके बाद जो तमाम जो दलित जातियां हैं इनके साथ नहीं जुड़ी। उत्तर प्रदेश में चाहे वो रामस्वरूप वर्मा
और ललाई यादव का या रहा हो मूवमेंट, वो भी नहीं सफल हो पाया है। अंबेडकर जी ने थोड़ा सा रिपब्लिकन की जो पॉलिटिक्स थी वो आगरा के बेल्ट में, अलीगढ़, ये जो ब्रज का क्षेत्र है, यहाँ पे थोड़ा सा उनके एक सांसद भी जीते थे और वो सुरक्षित के बजाय जनरल सीट से जीते थे, तो वो थोड़ा सा दिखी, लेकिन समय के बाद वो ज्यादा स्थापित नहीं हो पाई। फिर रामस्वरूप वर्मा की सियासत नहीं चली। और जब ये खासतौर से जिन 3 जातियों को हमने बात किया वो दलित स्वीकार नहीं किया, और इसीलिए काशीराम ने जब राजनीति शुरू की तो उन्होंने अति पिछड़ी जातियां और दलित जातियों को के साथ जो मुसलमानों का एक तबका जो पिछड़ा रहा, पसमानदा रहा, उसको जोड़ के एक सियासत को स्टेब्लिश किया। और देखेंगे समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव की सियासत भी देखेंगे तो वो ज्यादातर कुर्मी, यादव और मुस्लिम ठाकुर के इर्द गिर्द पूरी सियासत सिमटी रही उनकी। और इसी के लिए वो कभी भी जो है वो तमाम चीजें दलितों के मुद्दे पे जो दलित और यादवों के बीच में खाई थी, वो इसी वजह से काफी लंबे समय तक गहरी थी। लेकिन दरअसल अब इसीलिए अखिलेश यादव ने जब उत्तर प्रदेश की सियासत में एक प्रयोग किया 2019 में बसपा के साथ, लेकिन बसपा के साथ जाने के बाद उनको समाजवादी पार्टी को उस तरह सफलता नहीं मिल पाई जिसकी वो उम्मीद लगाए हुए थे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो उत्तर प्रदेश में 2014 के चुनाव में 0 सीट पे आ गई थी, वो 10 सीटें जीतने में सफल रही। उसके बाद ही मायावती ने हालांकि गठबंधन तोड़ लिया और ये कहा कि एक दूसरे का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, खासतौर से उन्होंने यादवों पे कहा कि उन्होंने किया। लेकिन दरअसल वो यादवों के साथ साथ बहुत जगह जो है जाटो जो समुदाय है, मायावती का कोर वोट बैंक है, उसने भी नहीं दिया। इसके चलते जो है दोनों गठबंधन टूटा। तभी अखिलेश यादव ने तय किया कि अब हमें बैसाखी के बजाय खुद अपने अंदर एक दलित राजनीति को खड़ी करनी है। उसी के बाद से वो तमाम जो अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स के नेता रहे हैं, जो बसपा से या काशीराम की प्रयोगशाला से जुड़े रहे, उनको ला के खड़ा किया और उनके साथ जोड़ के वो किया। और उन्होंने उसी समय कई चीजों पे अपनी गलतियां मानी, खासतौर से चाहे वो प्रमोशन में रिजर्वेशन कर रहा हो, कि वो अपनी पुरानी गलतियों को दोहराने की बातें रही। और वो लगातार इस बात को अब मुखर तौर पे धीरे धीरे 2022 में उन्हें लगा कि नहीं, हम सर्वजन के नेता के तौर पे आगे बढ़ के भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे। लेकिन जो अति पिछड़ी जातियां रही, सवर्ण जो CSDS का आंकड़ा है वो ये कहता है कि सवर्ण के तबके ने 80 से 90% वोट भारतीय जनता पार्टी को ही दिया, वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं आया। यहीं से अखिलेश यादव को लगा कि अब जो वोट है वो वोट अति पिछड़ी जातियां हैं, या फिर जाटो वोट जो है, जो मायावती के एयर कंडीशन रूम में या ट्विटर की पॉलिटिक्स से वो संतुष्ट नहीं हो पा रहा है, वो वहां से छिटकने या उसके बेताबी जो दिख रही है उसको हड़पने की कोशिश अखिलेश यादव की है। और अति पिछड़ी जातियां, जिस बात का कुमार अभिषेक जिक्र कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ी जातियां जो है वो किसी के साथ जो है बहुत लंबे समय तक स्थायित्व नहीं रही, चाहे वो कांग्रेस का दौर रहा हो या फिर देखें आप सपा बसपा का भी दौर रहा हो। तो भारतीय जनता पार्टी 90 में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी थी अति पिछड़ी जातियां, लेकिन उसके बाद वो तुरंत छिड़क भी जाती हैं। तो मुझे लगता है वही वोट ऐसा है जो स्विफ्ट करता है। और जिस बात का संजय जी जिक्र कर रहे थे, हमको लगता है उनका हो सकता है इशारा इसी तरफ हो, वही अति पिछड़ी जातियां हैं जिनको लेके अखिलेश यादव इस शूद्र पॉलिटिक्स के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं। और आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वही जातियां उनके साथ जुड़ सकती हैं। वो चीजें उस तरह हमें दिखती हैं कि उनके, हम संगठन को भी देखते हैं तो इस बार उनके संगठन में वो तमाम जातियों को प्रतिनिधित्व देते हैं। उसमें खासतौर से एक मतलब देखें तो लुनिया, चौहान, लोध, यहाँ तक कि लोध समुदाय को भी वो अपने उसमें देते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का 90 के दशक से कोर वोट बैंक रहा है। उसमें से भी मुकेश वर्मा हैं, जो डॉक्टर मुकेश वर्मा हैं कासगंज के, उनको ला के वो वहां पे अपने राष्ट्रीय सचिव बना देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव अति पिछड़ी जातियों को लेके किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। और वो जो ये बात साफ है, सही है कि वो 4% जो वोट है उसको लेके वो तमाम कवायद कर रहे हैं। लेकिन ये बात सच है कि इस पॉलिटिक्स को कितने दिन तक वो जिंदा रख पाएंगे, एक बात, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि ये बात आज से उठ रही शूद्र पॉलिटिक्स की, ये बातें आई हैं। मुझे याद है कि 1945 से एक पत्रिका निकलती थी अमीश भाई, जिसका नाम सरिता, बहुत पत्रिका होती थी, विश्वनाथ जी उसके संपादक हुआ करते थे। उन्होंने जो है दलित राजनीतिक चेतना के लिए
और सामाजिक जो ये व्यवस्था है उसके पुनर्निर्माण के लिए तमाम आर्टिकल इससे भरे पड़े हैं। तुलसीदास से लेके सूरदास तक को बाकायदा उसमें किस तरह से लिखा गया है, आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन दरअसल उस समय तक ऐसा नहीं है, समाज का हर वर्ग इतना शिक्षित नहीं था। लेकिन आज थोड़ा सा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का दौर है, हर आदमी के पास मोबाइल है, हर आदमी के पास जो है बयानों के वीडियो जो है सोशल मीडिया के जरिए पहुंच रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे को अखिलेश यादव क्या वोटों में कन्वर्ट कर पाएंगे? शूद्र पॉलिटिक्स है, शूद्र पॉलिटिक्स में भी अमीश भाई एक बात बताएं तो एक शूद्र और तिशूद्र की भी पॉलिटिक्स चली थी, जो अंबेडकर के दौर में दोनों साथ नहीं आ पाए थे, तो दोनों साथ नहीं खड़े हो पाए थे। उसके बाद ज्योतिबा फूले और अंबेडकर के बीच जो विवाद था, दोनों इस बात पे कभी नहीं, क्योंकि एक जो है वो दलित पॉलिटिक्स को लेकर चलना चाहता था, एक बहुजन के पॉलिटिक्स को लेकर चलना चाहता था। इस पे जब दोनों की सहमति नहीं हो पाई, आगे आइए तो काशीराम और मुलायम सिंह यादव के बीच यही चीज दिखती है। तो अब अखिलेश यादव जिन नेताओं के जरिए इसे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो क्या उसके बीच सामंजस्य बना पाएंगे? एक बड़ी बात ये। दूसरी चीज, हाँ ये जरूर है कि जातिगत जनगणना, ये तमाम ऐसे इशू हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक अलग तरीके की पॉलिटिक्स खड़ी हो गई है, उसको तोड़ना। और आज जिस तरह का बजट आया है, उसमें जिस तरह की कवायद की गई है, और अभी इसके बाद एक और बजट आना है जो चुनाव से एकदम ठीक पहले आएगा, जो जब चुनाव की तपिश बहुत गर्म रहेगी, तब मुझे लगता है वो और भी चुनावी असर वाला बजट होगा। तो मुझे लगता है तमाम तरीके से भारतीय जनता पार्टी कई स्तर पे काम कर रही है। वो उसके साथ संघ जिस तरह से जमीन पे काम कर रहा है 1925। मेरा एक सवाल है, एक यहाँ पे मैं आपको रोक के मुझे ये बताइए, जब हम शूद्र पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो जिस शूद्र की कल्पना या जिस वर्ण की कल्पना की गई या जिसे लिखा गया मनुस्मृति में, क्या अगर ब्राह्मण, ठाकुर और वैश्य को छोड़ दिया जाए तो क्या सभी अपने को शूद्र से कनेक्ट करते हैं? अगर उस शूद्र पॉलिटिक्स को लेकर के कोई आगे बढ़ता है, अगर अखिलेश यादव लेकर के बढ़ते हैं, तो क्या अगर इन 3 वर्गों को छोड़ दिया जाए, जातियों को छोड़ दिया जाए, तो बाकी तमाम जातियां क्या कनेक्ट होती हैं? क्या जो दलितों में जो अति दलित है और जो यादव और कुर्मी है, क्या इस नाम पर कनेक्ट हो जाएंगे? आपको लगता है? ये सवाल मेरा संजय जी से भी है और फूल भाई आपसे, पहले आप जवाब दे दीजिए। अभिषेक भाई, दरअसल ये बात जरूर है कि जब आज समाज उस तरह की व्यवस्था में नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि समाज में तमाम जाति जो है एक ऐसी चीज है, जाति है कि जाति ही नहीं है, ये एक समस्या है। आज भी आप देखेंगे तमाम चीजों में, तमाम जगह पे आज दलित समुदाय जो है, जहां पे भी हम अगर प्राइवेटाइजेशन की बात करें, प्राइवेट सेक्टर की बात करें, तो वहां पे दलितों की खासतौर से भागीदारी बहुत ही मामूली है, आदिवासियों की मामूली बहुत भागीदारी है, बहुत कम है, क्योंकि वहां नियुक्तियों का जो अधिकार है वो कुछ चुनिंदा लोगों के पास है। तो मुझे लगता है कि एक वो बहुत बड़ी दिक्कत है, जब और चीजें जो है सामाजिक जो व्यवस्था है उसमें ये चीजें हैं, लेकिन दरअसल बहुत सी चीजें बदल चुकी हैं। और अगर ऐसे में ये तो अखिलेश यादव के ऊपर होगा कि वो कितना लोगों से कनेक्ट करा पाते हैं इस मुद्दे को, कितनी जातियों को शूद्र पॉलिटिक्स के जरिए वो जोड़ पाते हैं। ये उनके राजनीतिक विवेक पे निर्भर करेगा, उनके समझ पे निर्भर करेगा, उनकी पॉलिटिक्स पे निर्भर करेगा, लेकिन उनकी कोशिश जरूर है। उनके विवेक और उनके समझ के बावजूद, मेरा सवाल संजय जी आप अब जवाब दीजिए, कि आपको लगता है कि जो अति दलित, अति पिछड़ी जातियां हैं, कुछ जातियों के नाम भी चाहे तो आप ले लीजिए, क्या वो और जो पिछड़ी जातियों में जो दूसरी बड़ी और प्रभावी जातियां हैं, जाट हैं, यादव हैं, कुर्मी है, मौर्य है, कुशवाहा है, क्या ये जातियां अब शूद्र के नाम पर दोनों एक पेज पर, एक प्लेटफॉर्म पर, एक अग्रेशन के साथ आपको आती हुई दिख रही हैं या आ सकती हैं? देखिए अभिषेक जी, 90 के दशक में जब मंडल आंदोलन खड़ा हुआ और उसके बाद भारतीय राजनीति में गुणात्मक परिवर्तन आ गया। आप देखेंगे बिहार में, यूपी में, हरियाणा में और लगभग तमाम सारे राज्यों में पिछड़ों की राजनीति शुरू हुई। तो ऐसा लगा कि पिछले 30 वर्षों में, 32 वर्षों में ऐसा लगा, 30 वर्षों में, कि अब पिछड़े जो हैं वो अगड़ों के मुकाबले अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और उनके लगभग बराबरी की स्थिति में आ गए।
परंतु 2014 में नरेंद्र मोदी जी के उत्थान से, जो कि स्वयं पिछड़े हैं, वहां पे भी पिछड़ों को ऐसा लगा कि एक पिछड़ा व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है और इसके कारण अब पिछड़ों को और भी ज्यादा बेहतर भला होगा। परंतु पिछले 8-9 वर्षों में आप देखेंगे कि जिस प्रकार की पॉलिसीज बनी है और जिस प्रकार से इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, खासतौर से अगर आप संवैधानिक दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 16(4), आर्टिकल 338 और आर्टिकल 340 जो हमारे संविधान में है, आप देखेंगे यह पिछड़े से संबंधित ये आर्टिकल है, क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजाति को तो पहले से आरक्षण प्राप्त था। लेकिन इधर एक नई कवायद ये आई है कि तमाम यूनिवर्सिटीज में आप जाएंगे तो वहां पे पिछड़ों का और दलितों का प्रोफेसर के पद पे जब इंटरव्यू होता है तो एनएफएस लगा दिया जाता है। गोरखपुर में भी ताजा एग्जाम्पल है, लगभग 250 नियुक्ति हुई, इसमें एक भी ओबीसी की नियुक्ति नहीं हुई। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। जुडिशरी में आप देखेंगे नियुक्ति नहीं हुई, और इसके अलावा अन्य बहुत सारे विभाग में उच्च सचिव के स्तर पर, सेक्रेटरी लेवल के स्तर पर, वहां पे पिछड़ों की भागीदारी बहुत कम नजर आती है। तो एक यह मोह भंग जैसा प्रतीत हो रहा है, पिछड़ों के अंदर एक ये भावना आ रही है कि स्वयं इस देश के प्रधानमंत्री पिछड़े हैं, लेकिन पिछड़ों का हक मारा जा रहा है। और इसीलिए यह सवाल खड़ा हो जाता है कि जाति जनगणना क्यों नहीं जरूरी है। और जो आपने बात कही कि क्या ये जितनी भी जातियां हैं, खासतौर से जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे जाट और गुर्जर बहुत ही मजबूत है, डोमिनेंट कास्ट के तौर पर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिवीजन जरूर नजर आ रहा है। और मुझे लगता है कि जब तक इनका प्रतिनिधित्व तमाम जगहों पे, तमाम सरकारी नौकरी में या विश्वविद्यालयों में या जुडिशियरी में या इवन बिजनेस में, अगर आप इंटरप्रेनर की भी बात करें तो दलित कोई इंटरप्रेनर आज की डेट में नजर नहीं आएगा, पिछड़े बहुत कम नजर आएंगे। तो ये जो भी लाभ है, उदारीकरण के जो लाभ हैं या जो भी बजट का लाभ है, वो आप देखेंगे ज्यादा वो अगले जातियों को पहुंच रहा है, उन तक पहुंच रहा है। तो एक मोह भंग की स्थिति निश्चित तौर पर बन रही है, और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में इस चीज को समझ रहे हैं, और उनकी कोशिश यही है कि दलितों को और पिछड़ों को जोड़कर एक मजबूत अगर आधार तैयार किया जाता है तो सत्ता निश्चित तौर पर हमारे हाथ में आएगी। ये एक परसेप्शन का सवाल है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अगर परसेप्शन काम कर जाती है तो वोट भी आपको मिलना शुरू हो जाता है। कितना सच है कितना झूठ है यह तो मतदाता के ऊपर निर्भर करता है, और ये अखिलेश कहां तक सफल हो पाते हैं मतदाताओं को समझाने में और लुभाने में, ये उनके स्ट्रेटेजी और रणनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा। लेकिन आज चूंकि बजट की बात आई है, आज जिस प्रकार से बजट पेश हुआ है, इस बजट में लुभाने की कोशिश जरूर की गई है कि 7 लाख तक की इनकम जो है वो अब उसमें इनकम टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन आप देखेंगे कि जो नया इनकम टैक्स रेजिम आया है, जो अभी आया है, सच पूछिए तो उसमें बचत को लेकर, क्योंकि कोई भी आप अंडर सेक्शन 80C हो, अंडर सेक्शन 80G हो, या कोई भी इस प्रकार की चीजें हैं, आप कोई भी बचत नहीं कर सकते। कहने का आशय यह है कि सरकार यह चाहती है कि जो भी पैसा टैक्स के बाद बचता है वो सीधे आप मार्केट में लेकर आए, और जो भी सेविंग्स स्कीम्स हैं वो धीरे धीरे सरकार खत्म करना चाहती है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर भी प्रश्न है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ती हुई प्रतीत होती है। जी कुमार सर, मैं एक टिप्पणी आपसे भी लेना चाहूंगा। मेरा एक सवाल ये है कि जैसे बीजेपी की जीत का एक राज ये भी है 2014 से लेकर 2022-23 तक कि खबरों में बीजेपी ही बनी रहती है। अगर बीजेपी के खिलाफ भी एजेंडा जाता हुआ नजर आता है तो उनके नेता, उनके प्रवक्ता टीवी डिबेट से लेकर ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसा धमाल काटते हैं कि वो बात पलट जाती है। ये मादा बीजेपी के अंदर आज जितना ज्यादा है वो किसी दूसरी पार्टी के अंदर नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी सेम लाइन पर चल रही है। अभी पिछले दिनों आपको ट्विटर विवाद उनका याद ही कि कैसे उनके ट्विटर एक हैंडल को लेकर विवाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पास स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो कि खबरों में बने हुए हैं, इनके पास शिवपाल सिंह यादव हैं जो कि खबरों में बने हुए हैं, अखिलेश यादव तो खुद उनके नेता हैं ही। इनके सोशल मीडिया पर कमेंट और ट्वीट करने वाले भी खबर में बने हुए हैं। एफआईआर उनके ऊपर हो रही है, जेल जा रहे हैं, जेल से बाहर निकल रहे हैं। अखिलेश यादव डीजीपी ऑफिस में जा रहे हैं। कहने का कुल मेरा मतलब यह है कि खबरों में बनी हुई पार्टी या तो भाजपा है या तो सपा है। बसपा क्या है कि ट्वीट जिस दिन मायावती कर देती है उस दिन एक खबर हो जाती है, और दूसरी खबर ये होती है कि लखनऊ में उन्होंने एक बड़ी बैठक बुला ली है।
तो जब आप खबरों से इस तरीके से गायब हो जाएंगे, जब आप सोशल मीडिया से इस तरीके से गायब हो जाएंगे, तो जो बात कबूल भाई कह रहे थे कि लोगों तक पहुंचाने वाली बात, आज का जो मीडियम है, मास मीडिया इतना प्रभावी है, तो लोगों के बयान, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आज घर घर घूम रहा है। तो जाहिर तौर पर ब्राह्मण घर से जो प्रतिक्रिया आ रही होगी वो डिफरेंट प्रतिक्रिया होगी, और जो डेटा कहता है अखिलेश यादव उस प्रतिक्रिया का ज्यादा लोड भी नहीं ले रहे होंगे, क्योंकि 90% ब्राह्मण तो उनके साथ है भी नहीं। लेकिन वो अगर वीडियो जा रहा होगा किसी अति पिछड़े युवा के हाथ में, वो वीडियो जा रहा होगा किसी दलित युवा के हाथ में, तो वो तो उसका तो माइंडसेट पर असर पड़ रहा होगा ना। तो इसको कैसे मायावती, जब मायावती खबरों में ही नहीं है तो उसको कैसे टैकल करेंगे? कुमार जी आप म्यूट पर। देखिए, पहली बात तो यह है कि मायावती के काम करने का जो तरीका है उसमें कोई बहुत बदलाव नहीं आया है। ऐसा नहीं है कि जब वो सत्ता में थी या मुख्य विपक्षी दल थी तब वो कुछ अलग तरीके से काम करती थी और अब वो बिल्कुल ही सुस्त पड़ गई है। अब पार्टी का काम करने का अंदाज हमेशा ऐसे ही रहा है, और बहुजन समाज पार्टी को लेकर के उनका है कि वो लोग सड़कों पर आंदोलन नहीं करते, वो अपने मिशन के हिसाब से चलते। तो मुझे कोई बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं होता। हाँ, आश्चर्य जरूर इस बात का हुआ कि चुनाव के वक्त जब तमाम नेता निकल रहे थे, तमाम रैलियां हो रही थी, तब भी मायावती नहीं निकली थी। वैसे अगर बसपा के कार्य करने के मॉडल को देखें तो लगभग यही है जो रहता है। ट्विटर पर तो वो इधर एक्टिव हुई है, इससे पहले तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती थी और वो भी काफी डिले हो जाता था, बहुत वक्त गुजर जाता था, तब वो उनकी बातें या तो प्रेस रिलीज के माध्यम से आती थी या फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी। लेकिन अब उनकी बातें ट्विटर पर आती हैं और सोशल मीडिया पर आती हैं। उनका भी एक सोशल मीडिया टीम है जो कि करता है। लेकिन जितनी अग्रेसिव सोशल मीडिया इस वक्त बीजेपी या समाजवादी पार्टी की है, उतनी अग्रेसिव न तो वो है, ना ही वो चाहती हैं कि उनके कार्यकर्ता इस तरीके से सोशल मीडिया पर अग्रेसिव हों। उनका मानना है कि हम अपनी एनर्जी जो है नहीं लगा सकते इन चीजों में कि हमारे कार्यकर्ताओं पर केस मुकदमे हो जाए और फिर उन्हें छुड़ाने के लिए मायावती और उनके लोगों को जेल भरना पड़े। वो इसमें अपनी एनर्जी नहीं लगाना चाहते। ये बात आप बिल्कुल फैक्ट कर रहे हैं कि उनके अंदर एक सुस्ती आई हुई है और जिसका खामियाजा पार्टी भुगत रही है, लेकिन इसका पार्टी के काम करने के तौर तरीकों से बहुत फर्क नहीं पड़ता। ये बात जरूर है कि ये सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया के दौर में अखिलेश यादव जो बातें कहते हैं या बीजेपी के नेता जो बातें कह रहे हैं, धर्माचार्य जो कह रहे हैं, धर्माचार्य जिस तरीके से ओबीसी नेताओं को या खास करके जिन लोगों ने मुद्दे उठाए हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, सर काटने की बात या फिर उनको मंदिर में बायकाट करने की बात, ये तमाम बातें व्हाट्सएप पर उसके जरिए पहुंच रही हैं और ये उन घरों तक, उन युवाओं तक, उन ओपिनियन मेकर्स जो कि उस समाज से हैं, उस तबके में हैं, वहां तक पहुंच रहे हैं। तो इसमें एक चीज जान लीजिए कि निश्चित तौर पर इसका एक इम्पैक्ट होता है। लेकिन मेरा सवाल है कि क्या कोई पार्टी, क्या कोई दल इतना सशक्त है कि वो इस पर एक बड़ा मूवमेंट खड़ा कर सके? क्या समाजवादी पार्टी इसे लेकर एक बड़ा मूवमेंट खड़ा कर सकती है? क्या उसे अगले 1-1.25 साल तक वो सस्टेन कर सकती है? क्या वो इस बात का रिस्क ले सकती है कि हाँ, हम बहुजन की पॉलिटिक्स करेंगे, हम सर्वजन की बात नहीं करेंगे और अब हम उस लाइन पर चलेंगे कि हाँ, मेरे लिए अब अगड़ों की कोई पॉलिटिक्स नहीं है, मैं सीधा फोकस्ड ओबीसी की और दलितों की पॉलिटिक्स करूंगा? मुझे लगता है कि इसमें कुछ और बात है। एक तो ये है कि इसके लिए मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह की कोई तैयारी होगी कि आप एकदम से मैं शूद्र हूं को आप 2 दिन ट्रेंड करा लें, आप इस बात को लेकर के बातें कर लें, लेकिन आप इसको लेकर के बहुत लंबा सस्टेन कर पाएंगे या करना चाहेंगे, जरूर कर पाएंगे, इसमें मुझे निश्चित तौर पर इसमें मुझे मुश्किल नजर आती है। जो मैंने पहले भी बातें कही, जो बात मैं इस वक्त भी दोहरा रहा हूँ। लेकिन फिर वही बात है कि क्या जो शूद्र जिन्हें हम कह रहे हैं वो क्या एक मंच पर आएंगे? और एक बात तो जरूर है जिसकी बात संजय जी भी ने कही, वो ये कि जो मुद्दे हैं, जो ओबीसी के बीच इस वक्त जो मुद्दे बहुत ज्यादा चर्चा में है, वो नौकरियों का मुद्दा है, वो आरक्षण का मुद्दा है आरक्षण में जो जगह जगह यूनिवर्सिटीज में उन्हें नहीं मिल रहा, इस तरह के जो मुद्दे हैं, निश्चित तौर पर ये मुद्दे बहुत इन समुदायों के भीतर बहुत प्रभावी हैं। पढ़े लिखे लोगों के बीच में ये मुद्दे बहुत ज्यादा प्रभावी हैं। अब ये बात है कि क्या वो सचमुच इस मुद्दे पर बीजेपी को हराने के लिए एक होना चाहते हैं? एक बात है।
दूसरी बात कि उनकी तादाद कितनी है जो इस मुद्दे पर वोट करेंगे। क्या वो पिछड़ों और दलितों की एक बड़ी आवाज है, बड़ी आबादी है जो इस मुद्दे पर वोट करती है, या फिर उनकी बड़ी आबादी भी सरकार के काम, सरकार की सुविधाएं, सरकार की तरफ से जो जन कल्याणकारी नीतियां उन तक पहुंच रही हैं वो भी असर डालता है। तो जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ओपीएस बहुत बड़ा मुद्दा बना, ठीक है, हिमाचल में इसलिए बन गया क्योंकि वहां 4 लाख कर्मचारी थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में इतना कुछ होने के बाद भी वो ओपीएस के लोगों ने, सरकारी जो कर्मचारी हैं, उन्होंने बड़ी तादाद में सपा को वोट किया लेकिन नहीं जीत पाए। उसकी वजह कि सिर्फ वो उस वर्ग तक ही सीमित रह गया वो वोट। भाई जो सरकारी कर्मचारी हैं वो नाराज है, उन्होंने सरकार के खिलाफ वोट दिया, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, जिन्हें सुविधा मिल रही है, वो सरकार के साथ खड़े हुए। ऐसी स्थिति में जो लोग, जिनकी नौकरियां नहीं हो रही हैं या जिनको आरक्षण को लेकर के जिनके अंदर उतनी जागृति है, वो तो इस मुद्दे पे सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। लेकिन जिन तक सरकार की नीतियां पहुंच रही हैं, जिन तक सरकार के पैसे पहुंच रहे हैं, घर पहुंच रहा है, जिन तक सरकार की योजनाएं पहुंच रही है, फिर वो ये भी सोचते हैं कि पहले सरकारों में क्या मिला, इस सरकार में भी क्या मिला। तो मुझे लगता है कि इस तरह की कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको कि आज का समय और 1990 के दशक के पहले का समय बहुत बदल चुका है। इमोशनल इश्यूज पे बाबरी मस्जिद का क्या हुआ सबने देखा, इमोशनल इश्यूज पे पूरी की पूरी सरकार बन गई देखा, लेकिन अब लोग सिर्फ इमोशनल इश्यूज पर सोचने के अलावा प्रैक्टिकल होकर के अब सोचने लगे हैं कि उनके लिए क्या सही है, उनके लिए क्या गलत है। निश्चित तौर पर एक बड़ा तबका है ये सोच रहा है कि इस सरकार में प्राइवेटाइजेशन, इस सरकार में सरकारी नौकरियों की कमी, इस सरकार में ओबीसी के आरक्षण पर का नहीं मिलना या ओबीसी आरक्षण पर डाका, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन क्या ये वो यूनाइटिंग फोर्स है जिसके साथ अगर शूद्र की बात जोड़ दी जाए तो एक साथ पूरा का पूरा ओबीसी खड़ा हो जाएगा? आप देख लीजिए, इसको काउंटर करने वाले कौन आ रहे हैं। बीजेपी से ओबीसी चेहरे निकल करके आ रहे हैं, बीजेपी के अलाइज निकल करके आ रहे हैं। आप संजय निषाद को देख लीजिए, ओम प्रकाश राजभर को देख लीजिए, इस तरीके के जितने नेता हैं वो ज्यादा काउंटर कर रहे हैं और इनके प्रभाव को भी आप नकार नहीं सकते। इनका प्रभाव अपने समाज में, अपने उसमें क्या है। तो अगर अखिलेश यादव की तरफ से कोई बात निकल करके आती है तो उसका काउंटर मैकेनिज्म भी तैयार है। इसलिए ये मान लेना कि एक मुद्दे को लेकर के इतना बड़ा सशक्त आंदोलन तैयार हो जाएगा कि वर्ण व्यवस्था के 3 वर्ण एक तरफ हो जाएंगे और बाकी 6000 से ज्यादा जातियां एक तरफ हो जाएंगी, मुझे इसमें बहुत संदेह है। जी कबूल भाई, मैं आप ही के पास सवाल लेने आ रहा हूं और आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए आप अपने माइक को। सवाल कुमार अभिषेक जी ने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं, आप एक साथ उनका जवाब दीजिएगा। आपसे एक सवाल लूंगा, उसी में आप अपना सारा जवाब कंक्लूड कीजिएगा। उससे पहले मैं एक बार जिक्र कर दूं अपने यूट्यूब पोल का। जो हमने यूट्यूब पोल पूछा है उस पर बड़ी जबरदस्त लड़ाई चल रही है। मतलब आप सोच लीजिए कि अपने दर्शकों के लिए बता रहा हूं कि वो एकदम कसम-कस मामला है कि क्या मायावती का साथ इस बार भी दलित देगा, हाँ या ना का जो जवाब है ना, तो मैं अपील करूंगा कि भाई कोई पार्टी तो जीत जाए, इतना ही संकेत काफी है। बाकी कई सारे कमेंट है, एक कमेंट सीधे आपको लक्षित करके सवाल पूछा गया है कबूल भाई। अमर गौतम हमारे रेगुलर दर्शक है, वो पूछ रहे हैं कबूल साहब पहले ये बताएं, अखिलेश जी यानी सपा ने SC/ST में प्रमोशन में आरक्षण का बिल शूद्र रहकर फाड़ा था या छत्री रहकर फाड़ा था? कई सारे यूजर जो है कमेंट कर रहे हैं कि अखिलेश यादव तो यादव नहीं, वो छत्री है, ऐसा उनको छत्री से जोड़ रहे हैं। मेरा सवाल, जो कुमार अभिषेक जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि क्या ये जो अखिलेश यादव ने क्या इस राजनीति को ठान लिया है कि अब वो प्रो ओबीसी, प्रो अति पिछड़े, प्रो दलित राजनीति ही करेंगे, उनको समर जातियों सब कोई मतलब नहीं, क्या वो इतने फर्म हो चुके हैं? और जो दूसरा सवाल हमारे दर्शक ने आपसे पूछा, इसी के साथ जो आप टिप्पणी करना चाहते हैं कीजिए। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका सवाल कुमार अभिषेक भाई से था कि जो खबरों में बने रहने का या समाजवादी पार्टी है, तो दरअसल हमने 2022 के चुनाव के दौरान ये देखा था कि खबर में बने रहने का कैसे हुनर समाजवादी पार्टी को आया है, अखिलेश यादव का आया है। जिस दिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश दौरा होता था या चुनाव से पहले और चुनाव कोई घोषणाएं करते थे, उसी दिन जो है अखिलेश यादव भी किसी न किसी नेता को पार्टी में शामिल करा रहे होते। तो वो उन्होंने हर उस दिन को चुना था जिस दिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी योजना का उद्घाटन कर रहे थे या किसी शिलान्यास कर रहे थे, कुछ ऐसी चीजें करते थे। तो वो जो मीडिया का स्पेस होता है उसमें सिर्फ जो है भारतीय जनता पार्टी ही ना बनी रहे, समाजवादी पार्टी भी बनी रहे। उस नैरेटिव को अखिलेश यादव ने बहुत अच्छे से कैच कराया
और हर दिन वो एक बड़े नेता या दूसरे बड़े नेता को शामिल कराते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, तो मीडिया का जो, क्योंकि चुनाव था, चुनावी तपिश थी, तो मीडिया का केंद्रित जो सत्ता के साथ साथ विपक्ष को भी बराबर का जो है स्पेस दे रहा था। और उस स्पेस में मायावती उस तरह का कोई नैरेटिव नहीं कर रही थी। मायावती ना कोई रैली बड़ी कर पा रही थी, ना मायावती कहीं जमीन में जा रही थी, तो मीडिया से वो दूर हो रही थी। दरअसल जब आप किसी भी सियासत में चर्चा से आप बाहर हो जाते हैं, जब आप चर्चा से बाहर हो जाते हैं तो मतदाताओं के आंखों से भी ओझल हो जाते हैं। यही वजह रही कि जो मायावती की सियासत रही, मायावती की सियासत जो है, ये बात जरूर है, कुमार अभिषेक भाई कह रहे थे कि दरअसल बसपा की यही तरह राजनीतिक स्टाइल रही। बसपा की ये राजनीतिक स्टाइल रही है कि हम कैसे काम करना है उनका स्टाइल करती हैं, लेकिन आज सियासत बदल गई है। काशीराम जी राम जो है वो इस तरह की चीजें मिशन के लिए काम करते थे, लेकिन खुद भी जमीन में उतरते थे। मायावती भी शुरुआती दौर में जो है वो सक्रिय रहती थी, वो जगह जगह जाती थी, लोगों से बैठकें करती थी, साइकिल तक चलाती थी, लेकिन आज मायावती कहीं भी जा नहीं रही है। चुनाव में सिर्फ मंचों से रैलियां कर रही हैं। वो अपने कोऑर्डिनेटर के सहारे पूरे अपने मिशन को और पूरे एजेंडे को आगे बढ़ा रही हैं, लेकिन वो मिशन या उनके जो कोऑर्डिनेटर हैं उस दिशा में क्या आगे बढ़ पा रहे हैं? मुझे लगता है जब नेतृत्व खड़ा होता है तो उसका असर कुछ अलग होता है। अखिलेश यादव बराबर जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तमाम मुद्दों पे, कोई पीड़ित है, कोई मर गया है, कोई जिंदा है, कहीं शादी है, ब्याह है, हर रोज इस तरह के वो 5-6 कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। मायावती घर में है, यहां तक कि किसी की शादी में नहीं आ रही, किसी की मिट्टी में नहीं जा रही है। तो जब इस तरह की चीजें होंगी एक ये, तो आप चर्चा से बाहर हो। दरअसल यही है, चर्चा में रहने का क्या फायदा है, वो हमें 2022 के चुनाव में दिखा है, और मायावती का चर्चा में न रहने का क्या नुकसान हुआ है वो भी हमें दिखा है। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि जो कुमार गौतम जी ने हमारे सवाल किया है, मैं उनका जवाब देना चाहता हूं। अब वो अखिलेश यादव बताएंगे कि वो डिंपल यादव के पति रहते हुए छत्री अपने आप को मान के उन्होंने निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी की, लेकिन वो मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी थी, मुलायम सिंह यादव का दौर था, मुलायम सिंह यादव की राजनीति क्योंकि ओबीसी और मुस्लिम केंद्रित और ठाकुर केंद्रित थी, तो मुझे लगता है प्रमोशन में रिजर्वेशन के बिल का विरोध करना रहा हो, या फिर दलित महापुरुषों के नाम पे जिले रहे हैं उनके बदलने का रहा हो। दरअसल मैंने पहले ही कहा, समाजवादी पार्टी की जो सियासत रही है वो 2019 से पहले तक सिर्फ जो है ओबीसी माइनॉरिटी के केंद्रित थी, और खासतौर से यादव जो ओबीसी में भी वो तमाम जातियां जो मिलिटेंट, जो एक तरह से सबसे बड़ी जातियां हैं, उसमें कुर्मी थी, यादव था, कोयरी था, या फिर जाट थे, गुजर थे, इस तरह की जातियों के से मुलायम सिंह यादव सियासत करते थे। लेकिन इसी वजह से जो अति पिछड़ी जातियां रही हैं, जिसमें पाल जो है, तमाम जो चौहान, राजभर, ये जातियां बसपा के साथ खड़ी हो गई थी इसी वजह से, और ये बसपा के साथ खड़ी रही। लेकिन 2019 के चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने तमाम ऐसे नेताओं को जोड़ा है, और आज अखिलेश यादव के साथ जो है, उनके साथ लोहिया जेपी के साथ साथ जो है, कर्पूरी ठाकुर के साथ साथ जो है, वो अंबेडकर की भी दिखने लगी है, उनकी तस्वीरें दिखने लगी है, अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है, और इस तरह के अंबेडकर को लेके वो आगे बढ़े हैं। और जो अंबेडकरवादी हैं नेता, खासतौर से जो मुखर नेता हैं, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, रामाचल राजभर हो, लालजी वर्मा हो, इंदिरा सरोज हो, त्रिभुवन दत्त हो, ये ऐसी बड़ी लंबी फहरिस्त जो है, जो काशीराम की प्रयोगशाला से निकले हैं, उनके साथ हैं। तो मुझे लगता है कि वो चीजें अब उस दिशा में से हटे हैं, अब उस दिशा में बढ़े हैं। अब बात आती है कि आपने कहा कि इस चीज को लेके कब तक अखिलेश यादव स्टेब्लिश रहेंगे। ये बात मैं बार बार कह रहा हूं कि अखिलेश यादव सर्वजन के जो नेता हैं और या बहुजन के नेता, अब ये अखिलेश यादव को तय करना है कि किस दिशा में बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव अपने नेताओं के जरिए वो इस तरह की पॉलिटिक्स को माहौल देंगे, और जो है अपना जो स्टैंड है वो उसी तरह रखेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव ये दिखाने के, क्योंकि अखिलेश यादव की जो राजनीति रही है वो एक अलग तरीके की राजनीति रही है। 2012 में जब वो आए थे तो एक युवा तेवर और नई राजनीति के साथ आए थे, इसीलिए 2012 के चुनाव में उनको तमाम जातियों ने वोट दिया, जिसमें दलित, पिछड़े आदि, मतलब अपर क्लास का भी बड़ा तबका जो है उनके साथ गया था, खासतौर से ठाकुरों का, ब्राह्मणों का भी गया। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को उस दिशा में निकाला। लेकिन 2000 खासतौर से 17 के बाद जब उन्होंने सत्ता गंवाई और 2022 में
जिस तरह से अप्रत्याशित वोट नहीं दिया है, और वो अब अपने एजेंडे पे लौटे हैं। लेकिन क्या वो अपने एजेंडे पे कायम रहते हैं? जिस बात का संजय जी जिक्र कर रहे थे, जिन मुद्दों को जो दलितों के बीच में हैं, क्योंकि दलित जो है समुदाय है, अब वो 90 के दशक तरह नहीं, उसके अंदर भी बहुत सारी भूख जागी है, उसके अंदर भी राजनीतिक चेतना जागी है। अखिलेश यादव क्या उनको अपने जो संगठन में जिस तरह से प्रतिनिधित्व दिया है, क्या उनको उसी तरह से और आगे बढ़ेंगे, उस तरह से हिस्सेदारी भी देंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको इसी मुद्दे पे अपने साथ जोड़ा था, जो अति पिछड़ी जातियां हैं, कि समाजवादी पार्टी यादवों की पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है, उसमें अति पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं है। लेकिन क्या अखिलेश यादव ने उन्हें संगठन में तो जगह दिया, लेकिन क्या और भी चीजों में देंगे उनके लिए? उनको क्या मैकअप, अगर सरकार करके आती है तो उनको टिकटों में भी देंगे, या उनको फिर सरकार अगर बनती है तो उनको मंत्री परिषद में भी जगह देंगे या योजनाओं में? लेकिन दूसरी तरफ कुमार अभिषेक भाई ने जो जिक्र किया है वो भी बहुत अहम है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से योजनाओं के जरिए, आज ही देखिए बजट में ही 1 साल के लिए जो 5 किलो अनाज है उसको बढ़ा दिया है, 2024 तक बटेगा। वो कितना इंपॉर्टेंट रहा है। पूरी सियासत देखिए, 2017-22 में चुनाव भारतीय जनता पार्टी से जीती, बिहार में इसी भी जीती है, तो इसका असर हुआ है। लोगों को ये लग रहा है कि हमें वो मिल रहा है। आवास में 66% की बढ़ोतरी कर दी गई है, पीएम आवास में, जहां पे गरीबों को 2.5 लाख रुपए मिल रहा है। तो मुझे लगता है ये तमाम योजनाएं ऐसी हैं जो निश्चित तौर पर महिलाएं जो साइलेंट वोटर हैं, भारतीय जनता पार्टी जिसको मोदी जी कहते हैं कि हमारे साइलेंट वोटर हैं, उनके बचत खाते में उसके जो बचत लिमिट है उसको भी बढ़ा दिया है, 9 लाख कर दिया। 2019 में तो ये वोटर जीत हार तय कर दिया था मोदी जी के लिए महिलाओं तौर पे। तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है, उसके पास तमाम संसाधन हैं, तमाम राजनीति है। उसके सामने मुकाबला करने के लिए अखिलेश यादव क्या अपनी जो है कुर्सी की पेटी बांध लिए है उसी तरह से है? मुझे लगता है कि उस चीज की बात है, क्या वो जो खास तौर से जिस नैरेटिव की तरफ वो बढ़ रहे हैं, जिस बात का कुमार अभिषेक भाई ने जिक्र किया कि वो बहुजन की सियासत क्या जो है बाकी गैर संवर्ण की सियासत कर पाने की हिम्मत या साहस रखते हैं, जिसको काशीराम ने तो किया, लेकिन मायावती ने भी जो है बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाई, आखिर में उनको समझौता करना पड़ा। और यही वजह है कि धीरे जो बहुजन से सर्वजन की नेता जैसी बनी, सर्वजन में एक चुनाव तो जीतनी, लेकिन उसके बाद आज सियासी हसर क्या है वहां खड़ी। लेकिन इसी क्या पर कबूल भाई, इसी पर अब एक टिप्पणी संजय सर की भी ले लेते हैं। आपकी बात कंप्लीट हो गई ना? हाँ, क्या बन पाएंगे, बस यही मेरा कहना है। एक थोड़ा सवाल बोल दूं, एक लाइन की बस है। दरअसल मायावती की बात है, तो मायावती जिस ग्राउंड पे खेलना चाह रही थी, जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में वो दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन बना रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के संगठन से एक बात निकली कि समाजवादी पार्टी जाट मुस्लिम गुजर समीकरण बना रही है। पूर्वांचल में बसपा ने दलित और ओबीसी अति पिछड़ी जातियों का कॉम्बिनेशन बनाया, तो समाजवादी पार्टी ने भी उस तरफ जो अपने संगठन में जगह दी, वो उन्हीं लोगों को जगह दी। तो आप देखिए, जिस ग्राउंड पे बसपा खेलना चाहती थी, उसी ग्राउंड पे समाजवादी पार्टी ने भी अपने मोहरे बिछा दिए थे। तो निश्चित तौर पे मायावती की जो बेचैनी है, वो तमाम जो खासतौर से जो बसपा के ग्राउंड था उस पे जो है समाजवादी पार्टी खड़ी है। इसीलिए मायावती को थोड़ा चिंता ज्यादा सता रही है, और इसीलिए वो अखिलेश यादव, भारतीय समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को एक जगह खड़े करने की कोशिश कर रही हैं, एक नैरेटिव गढ़। जी संजय सर, एक संक्षिप्त टिप्पणी आपसे भी लेंगे इसी सवाल पर कि जिस तरीके से अखिलेश यादव और उनके नेता मीडिया समाचार में बने हुए हैं, कोई ना कोई एक इवेंट क्रिएट हो रहा है, दलित शूद्र ओबीसी आरक्षण, जातिगत आरक्षण, तमाम बातें हो रही हैं, यूनिवर्सिटी में भर्ती घोटाला, हर तरह का जिक्र समाजवादी पार्टी की तरफ से हो रहा है, और उनके नेता सड़क पर भी नजर आ रहे हैं, उनके नेता इवेंट में भी नजर आ रहे हैं, बड़े से लेकर छोटे नेता। मायावती कहीं नहीं है। तो जो आज नए तरह की राजनीति, आप लोग भी तमाम एंगल पर रिसर्च करते होंगे, जो सोशल मीडिया की राजनीति है, जो व्हाट्सएप ग्रुप में घुस जाने की राजनीति है, वो राजनीति तो मायावती कर ही नहीं पा रही है ना। तो फिर वो जो नया वोटर वर्ग तैयार हो रहा है, ओबीसी, अति पिछड़ों में, दलितों में, जिनके अलग अलग एस्पिरेशंस हैं, जो ये बात भी समझ रहे हैं कि कैसे निजीकरण से उनका क्या सो कॉल्ड नुकसान हो रहा है, जो विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही है, जो ये बात भी समझ रहे हैं, जो आप अभी बोल रहे थे कि यूनिवर्सिटीज की भर्ती कैसे हो रही है और उस पर क्या आरोप सामने आ रहे हैं, तो उनको कैसे एड्रेस कर पा रही मायावती? और अगर एड्रेस नहीं कर पाएंगी तब तो वो फिर कहीं ना कहीं तो राह तलाशेंगे ना सर। संक्षिप्त टिप्पणी सर। हाँ देखिए अमीश जी, बहुत ही रोचक सवाल है,
और मैं एक चीज यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा कि आज उत्तर प्रदेश में जो दलित राजनीति है वो लगातार नीचे की तरफ जा रही है। मुझे इस कहने में जरा भी गुरेज नहीं है। इसलिए नहीं कि सोशल मीडिया पे मायावती नजर नहीं आ रही है या उस तरीके से नजर नहीं आ रही, उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि जो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स का जो दौर था, जिसका प्रयोग 2007 में मायावती ने किया था, अब वह मायावती प्रयोग नहीं कर पा रही है और सफल नहीं हो पा रही है। डीएम का भी जिक्र अभी आया था, दलित और मुस्लिम का भी सफल नहीं हो पा रहा है। भाजपा ने दरअसल इसको एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि अपने इंक्लूसिव पॉलिटिक्स के जरिए या क्लास पॉलिटिक्स के जरिए, इस पे मैंने आर्टिकल भी लिखी है, क्लास पॉलिटिक्स में बदल दिया पूरे के पूरे यूपी पॉलिटिक्स को। जो अभी तक कास्ट पॉलिटिक्स थी वो क्लास पॉलिटिक्स में बदल गई है। अखिलेश यादव लगातार इस बात को लेकर प्रयासरत हैं कि क्लास पॉलिटिक्स पुनः कास्ट पॉलिटिक्स पे आ जाए, जो इतना आसान नहीं है। तो मायावती की जो राजनीति है उसके पीछे एक ठोस कारण और मुझे लगता है कि मायावती के अलावा नेक्स्ट हु इज द नेक्स्ट लीडर इन बीएसपी? शून्य। आपके पास है ही नहीं। लोगों की भावना आपके साथ जुड़ी है। दलित चाहते हैं कि मायावती आगे बढ़े, लेकिन आपके साथ आज की डेट में सड़क पर उतरने वाले कार्यकर्ता नहीं है। संगठन भी धीरे धीरे लगातार कमजोर होता चला जा रहा है। तो किस आधार पर मायावती आपको फाइट करती हुई नजर आएंगी? और इस बात को हम सभी समझ रहे हैं और अखिलेश यादव इस चीज को समझ रहे हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि आज जो दलित मतदाता जो दोराहे पे खड़ा है, कह सकते हैं एक प्रकार से वो फ्लोटिंग वोटर हो गया। जो कभी कोर वोटर हुआ करता था मायावती का, आज उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, वो फ्लोटिंग वोटर में तब्दील हो चुका है। तो वो फ्लोटिंग वोट पे नजर है। अखिलेश यादव भी चाह रहे हैं कि इंक्लूसिव पॉलिटिक्स के जरिए ही सत्ता में आ सकते हैं, क्योंकि 2012 में जब ये सत्ता में आए थे तो 29.82% वोट जो सबसे मैक्सिमम इनका था, और 225-226 सीट लेके आए थे और सत्ता में इन्होंने अपनी पूरी सरकार बनाई थी। बावजूद इसके 2022 में इन्होंने 36-37% वोट पाई, लेकिन सत्ता से बहुत दूर रह गए। हालांकि 64 सीटों का इन्होंने इजाफा किया और 57 सीटें भाजपा की कम हुई। दरअसल एक इसमें पेच है। पेच ये है अमीश भाई, वो ये है कि ये पूरी की जो पूरी पॉलिटिक्स है, अगर आप देखेंगे तो अजगर, मजगर, माई, डीएम और इस प्रकार के सारे पॉलिटिक्स से गुजरी है। कास्ट पॉलिटिक्स की जो पूरी हायरार्की है वो इस तरीके से आगे बढ़ी है। भाजपा ने अपने लोक कल्याणकारी कार्यक्रम से भी, चूंकि ये चर्चा चली और देखिए इस बजट में भी एलोकेशन हो गया है कि अगले 1 वर्ष हेतु मुफ्त अनाज वितरण किया जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री ने स्वयं रेवड़ी कल्चर के खिलाफ बात कही है, बावजूद कहीं ना कहीं ये जो वोट की चोट है और वोट की जो राजनीति है वो भाजपा को बाध्य कर रही है कि वो पुनः उसी लोक कल्याणकारी कार्यक्रम पे आए और जनता के वोट को ले। सम्मान, किसान सम्मान निधि की भी इसी प्रकार योजना और महिला को लेकर ये तमाम सारी योजनाएं हैं। तो मुझे लगता है कि भाजपा की जो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स है, एक तो इंक्लूसिव है, दूसरी बात वो कहीं ना कहीं हिंदू तरीके से, वो हिंदुवादी तरीके से आप कह सकते हैं उस तरीके से आगे बढ़ रही है, और इसके अलावा जो लोक कल्याणकारी कार्यक्रम है इसके जरिए बढ़ रही है। ये 3 चीजें ऐसी महत्वपूर्ण है जिसकी काट फिलहाल अभी अखिलेश के पास नजर नहीं आ रहा, एक्सेप्ट इसके कि पुनः यूपी की पॉलिटिक्स को हम क्लास से कास्ट में कन्वर्ट कर दें, और जो दलित है, जो कहीं ना कहीं चौराहे पे और दोराहे पे खड़ा है, उनको हम अपने पाले में लेके आए। और इसके अलावा यादव और मुस्लिम्स के अलावा जो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट है, जिसमें नोनिया है, जिसमें लोहार है, जिसमें तेली है, जिसमें कुम्हार है, जिसमें जायसवाल है, ऐसे तमाम सारी जातियां हैं, उनको अपने पाले में लाना चाहते हैं। जिस दिन अगर ऐसा हो गया तो ये तय मानिए कि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में भी बदलाव आपको नजर आने लगेगा। जी कुमार सर, एक टिप्पणी आपकी, आप म्यूट पर है। कुमार सर आप म्यूट पर हैं। कुमार सर आपको आप म्यूट पर है अभी भी। हाँ ठीक, बिल्कुल। तो कुमार अभिषेक भाई से मेरा सवाल है, आज मैं कुमार अभिषेक भाई से एक सवाल पूछूंगा, क्या अखिलेश यादव अगर बहुजन के बजाय सर्वजन की राजनीति करते हैं तो क्या जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक रहा है शुरू से,
ठाकुर ब्राह्मण वैश्य, ये वोट क्या समाजवादी पार्टी हासिल कर सकती है आज की तारीख में? बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल सही हैं कि जो ये वोट बैंक है ये अखिलेश यादव से दूर छिटक चुका है, बीजेपी से चिपका हुआ वोट बैंक है, और मोदी के नाम पे तो खास करके चिपकने वाला वोट बैंक है। ऐसी स्थिति में अभिषेक जी, मैं यहाँ पे कहना आपकी ही बात, अखिलेश यादव इन तीनों जातियों की तरफ देख भी नहीं रहे हैं। बिल्कुल जी, अब आप अपनी। बिल्कुल। तो एक पॉलिटिक्स होती है जब आप शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स करते हैं कि मुझे चाहिए, मुझे सत्ता निश्चित तौर पर पहले सत्ता है तभी आप राजनीति करेंगे। तो अखिलेश यादव लगातार 4 चुनाव हारे हैं, उसके बाद अब उनको एहसास है कि हमें हर हाल में अब सत्ता में आना है। मैं आपकी बात को बिल्कुल सेकंड करता हूं कि इस वक्त ये जातियां अखिलेश यादव से दूर हैं, लेकिन इसके पीछे ये भी देखना होगा कि जब आपने इन जातियों के साथ पॉलिटिक्स की तब आपको कितना समर्थन मिला था। याद करिए कि मुलायम सिंह यादव अगर इतने बड़े नेता बने तो क्या सिर्फ वो ओबीसी की पॉलिटिक्स करके इतने बड़े नेता हो गए? उन्होंने अपने वक्त पर सबको साधा, सबको साथ लिया, वक्त पड़ा तो छोड़ा भी और वक्त पड़ा तो जोड़ा भी। अखिलेश यादव ने जरूर ये कोशिश भी की, लेकिन इस दौर की पॉलिटिक्स ऐसी है कबूल भाई कि वो चाह करके भी वो उस स्थिति में नहीं ला पा रहे। लेकिन ये चीजें फिर याद रहेंगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज का जमाना पहले का जमाना नहीं है कि अखबारों के एक कोने में वो दबा हुआ कागज का गत्ता रह जाएगा। जब वो उनकी बातें या किसी की बातें जब आप टिप्पणियां करेंगे और वो टिप्पणियां सार्वजनिक तौर पर टीवी पर, फेसबुक, सोशल मीडिया पर होंगी, तो वो चीजें बहुत लंबे समय तक आपके साथ रहेंगी। आज आप इस पॉलिटिक्स को कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये आपको सूट कर रहा है या उनको सूट कर रहा है, ये सत्ता के लिए जरूरी है। लेकिन जब कभी आप सर्वजन की पॉलिटिक्स, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की बात करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव उस स्तर के नेता हैं जिनसे बहुत संकीर्णता की उम्मीद नहीं की जाती, और ना ही अखिलेश यादव का ये कभी विजन रहा है। अखिलेश यादव हमेशा से एक इंक्लूसिव और सबको साथ लेकर चलने की पॉलिटिक्स करते रहे। लेकिन जब जातियां पूछ करके अगर आप बातें करेंगे तो ये चीजें आपको दूर ले जाती हैं लोगों से कम उस स्तर पर आगे की राजनीति के लिए सोचना चाहिए कि 30-40 साल की पॉलिटिक्स कम से कम बची है और ये चीजें रहती हैं। तो मेरा मानना है कि तात्कालिक रूप से भले ही वो इस वक्त उनको इन जातियों का वोट नहीं मिल रहा, लेकिन इन जातियों में उनके प्रति क्रेज में कभी कोई कमी नहीं रही, आज भी नहीं है। लेकिन अगर इस तरह की पॉलिटिक्स करेंगे तो शायद वो क्रेज भी कम होता चला जाता है। खैर, मेरी टिप्पणी यहीं तक। आज हम लोगों ने अपने इस कार्यक्रम में इस बात को समझने की कोशिश की कि आखिर मायावती पोल का रिजल्ट मैं बता दूं दर्शकों को। जो हमने पोल पूछा था, पोल में काफी संख्या में करीब 2500 से अधिक लोगों ने वोट किया है, और बड़ा मामला मैंने कहा था जो फंसा है, तो 49% लोगों को लगता है कि हाँ दलित मायावती का साथ देंगे, और 51% को लगता है कि नहीं, दलित मायावती का साथ नहीं देंगे। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है मायावती जी के लिए कि जो उनका कोर वोटर है, जाहिर तौर पर इस सोशल मीडिया, जो इस डिबेट को उनका वोटर समूह भी देख रहा होगा, तो वो भी टिप्पणी कर रहा होगा, इसलिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। कुमार अभिषेक जी। बिल्कुल। तो आज हम लोगों ने जिस बात पर चर्चा की वो ये कि मायावती के लिए इस वक्त की जो राजनीति है वो कैसी है, मायावती इस राजनीति के बीच में कहाँ है, और अखिलेश यादव ने जो क्लास की पॉलिटिक्स को दोबारा से कास्ट की पॉलिटिक्स पर लाने की कोशिश की है, उसमें वो कितने सफल होते हैं, इसको देखना होगा। लेकिन आज की चर्चा में आप तमाम लोग, संजय जी आप जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। कबूल भाई, आप हमेशा की तरह अपने टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और अमीश भाई, आपने भी जितनी बातें कही आपका बहुत धन्यवाद। तो फिर हम कल एक नए चर्चा के साथ, एक नए डिबेट के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।